हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। ठीक है, सो आज हमको पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का एक आधार होता है, उस आधार पर हम लोगों को चीजों को क्लासीफाई करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि किस किस आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी वेज कि वो खाता क्या है, डाइजेशन किस प्रकार का होता है उसमें, सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है उसमें, और उसमें सिमेट्री किस प्रकार की है, उसमें सीलोम किस प्रकार का है। नाम सुनने में थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, पर जैसे ही आप इनको पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं ये समझ रही हूं कि मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, और मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि मेरी बताई हुई चीजें आपको अच्छे से दिमाग में घुस रही होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज शुरू कर रहे हैं बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में इतना डिफरेंस होता है, फिर भी किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ तो ऐसे बेसिक्स होते हैं जो सब में या किसी किसी फाइलम में सेम पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। यहां पर ये लिखा ही हुआ है कि भले ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, भले ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट दिखता हो, पर कुछ फंडामेंटल फीचर्स हर ऑर्गेनिज्म में सेम ही होते हैं, और उन्हीं के आधार पर हमें क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कौन कौन से, अच्छा ये समझिए कि मान लीजिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग की बॉडी सिमेट्री बायलेटरल है, पर अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म जैसे स्टारफिश की बात करेंगे तो उनकी सिमेट्री जो है बायलेटरल नहीं है। तो सिमेट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पर दोनों की सिमेट्री अलग अलग है। इसका मतलब ये कि स्टारफिश अब ह्यूमन बीइंग के कैटेगरी में नहीं रह सकती। इसी प्रकार से हमें सबसे पहले बेसिस पढ़ने पड़ेंगे, उसी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे। हर बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला बेसिस क्या है, बॉडी सिमेट्री। ठीक है, बॉडी सिमेट्री इट मे बी बायलेटरल, ठीक है, इट मे बी रेडियल, इट मे बी बायरेडियल, इट मे बी एनीथिंग। क्या है इसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो बॉडी सिमेट्री आदमी का ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि वो कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो जो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा उसकी सिमेट्री उस प्रकार से होगी, और क्या होगी वो आगे के लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सीलोम, ए सिलोमेट है, यू सिलोमेट है कि साइजोसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, क्या है। नाम सुनने में मैं अभी भी कह रही हूँ कैटपटे लगेंगे, पर घबराना नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेक्चर को पढ़िए। द पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किस प्रकार का डाइजेशन है भाई। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है, एंडोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, क्या है इसके आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डील नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो सब में आपको बताया जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो है इसका बेसिस नहीं दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो है तो जो बेसिस दिए हैं वो बताऊंगी और एक दो एक्स्ट्रा बताऊंगी। ठीक है, आई बात समझ में। These features are used as the basis of animal classification, and some of them we were discussing over here. So let's get started. आज हम लोग पढ़ेंगे basis of classification का पहला point, the level of organization. ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि तुम कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि तुम कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर यह डिपेंड करेगा कि आप कितने सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो। आई बात समझ में। तो जिसका जितना सिंपल ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी भी उतनी सिंपल। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना तो एग्जैक्टली सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या है,
है? तो आओ जाने क्या है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम एसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। पूरे जीवन के काम, जितने भी काम होते हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज डन बाय ओनली ए सिंगल सेल। आई बात समझ में? तो इनके पास कोई सेल एग्रीगेट प्लान नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है और उस बेचारी एक ही सेल के माध्यम से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। आई बात समझ में? इसमें जो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो है इसका एग्जाम्पल, विच इज द प्रोटोजोआ। आई बात समझ में? क्लासिफिकेशन में आपको एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स। आई बात समझ में? डेफिनेशन जो है, थ्योरी जो है, बकवास जो है, आप बहुत सारी जगहों से पढ़ सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल को रटना, समझना और याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आई होप कि जो मैं बोल रही हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा, और जिनको नहीं आ रहा है वो भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना मैंने बता दिया वही तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को समझाने के लिए आपकी आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आवाज ही ठीक नहीं है, भरभरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं कुछ भी बोलूंगी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस चैप्टर को मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रही हूं, ताकि एक एक शब्द तुम्हारे कानों के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाए, क्योंकि अगर मैं कुछ भी भड़बड़ा के बोल दूंगी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि जो सेल होती है, एक ही सेल पूरा काम करती है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ फाइलम, जिसके अंदर अमीबा आता है, जिसके अंदर पैरामीशियम आता है। बेचारा एक अमीबा जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि हमको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अमीबा बहुत आतंकी है, बहुत आतंक मचा सकता है, पर वो एक सेल्स के द्वारा ही सारे अपने जीवन को चलाने वाले काम करता है, चाहे वो कोई भी लाइफ प्रोसेस हो। बच्चों, आई बात समझ में? नाउ तो आपको ये समझ में आया? एक बार मैं इसको पढ़ देती हूं ताकि आपको डेफिनेशंस और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। प्रोटोप्लाज्मिक और एसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकर इन द प्रोटोजोआ एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, all life activities which are found into the protoplasmic level of organization is confined to a boundary or a single cell। ठीक है, तो पूरा काम एक सिंगल सेल करती है, इसीलिए हम इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते। 2-3 सेल होती ना, तो देन वी विल कंसिडर इट इनटू द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर बहुत सारी सेल मिलकर एक बॉडी बनाती हैं, पर ये इतनी सेल नहीं है बच्चों कि ये टिश्यू बना पाए, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होती है, जबकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, पर इतनी सेल नहीं है कि वो क्या बना पाए, टिश्यू। तो हम इसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते। वी हैव टू काउंट दोज ऑर्गेनिज्म अंडर द कैटेगरी ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो it comprises a loose association or the aggregation that functionally differentiated into a different function। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि different types of cell they will not make the tissue but group of cell perform the special function जो भी उसके बॉडी को चाहिए है, तो इसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काउंट करेंगे। सेल जो है टिश्यू नहीं बना सकती, अगर टिश्यू बना सकती तो वो कॉम्पैक्टली पैक होती, पर यहाँ पर सिर्फ सेल्स है इसलिए वो लूजली पैक्ड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वॉल्वॉक्स। ठीक है, और स्पॉन्जेस। ठीक है, वन ऑफ देम इज एल्गी एंड सेकंड वन इज द स्पंज। ठीक है, सो दिस इज द स्पंज। ठीक है, नाउ साइकान। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, पहले अपन ने बात की प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरे अपन ने बात की सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड अपन बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? जब बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट होती हैं, बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट होती हैं, देन इट विल मेक द टिश्यू। ठीक है, आई बात समझ में? जब बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट होती हैं तब दे विल मेक द टिश्यूज। ठीक है, और हर टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, कि ये टिश्यू ये परफॉर्म करेगा, ये टिश्यू ये परफॉर्म करेगा, ये टिश्यू ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी टिश्यू है तो एक्सक्रीशन परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेटरी टिश्यू है तो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। तो हर फंक्शन के लिए दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, बट इतने टिश्यूज नहीं है कि वो क्या बना पाए, कि वो ऑर्गन बना पाए। ठीक है, सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें बॉडी में सेल्स एग्रीगेट होते हैं, जबकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में सेल एग्रीगेट होकर कॉम्पैक्टली पैक होकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं और एक डेफिनेट पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इज निडेरिया, या इसी को हम सीलेंटेरेटा कह सकते हैं। आई बात समझ में? सीलेंट्राटा, सीलेंट्रेटा, जो तुम्हारा मन करे वो तुम कहो। ठीक है, ओके। तो प्रोटोप्लाज्मिक में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोटोजोआ का। सेलुलर में हम लोगों ने किसका पढ़ा? स्पंजेस का। फिर हम लोगों ने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसका पढ़ा? सीलेंट्रेटा का, जिसके अंदर हाइड्रा आता है, जो कि इमेज लगी भी हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हो गई थी। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, इस सब चीजों से आप क्या देख रहे हैं? इन सब चीजों से हम ये देख रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, हम लोग ये देख रहे थे कि प्रिमिटिव जो चीज थी, पुरानी जो चीज थी, अब वो धीरे धीरे करके नई होती जा रही है, धीरे धीरे करके वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, ऐसा ही इवोल्यूशन आपके भी जीवन में होना ही चाहिए। ठीक है, पुरानी चीज़ों को हमेशा हम प्रिमिटिव ही मानते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, नई चीज़ें जो हैं, जब वो पुरानी चीज़ों के साथ आगे बढ़ती हैं, तभी वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि मोस्ट डेवलप्ड होता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो कोई इंसान हो। जो आदमी बूढ़ा हो जाता है, जनरली लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मे बी हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, पर वो इतना ज़्यादा एडवांस, एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा जो है तो क्या कहें कि एंथुजियास्टिक नहीं हो सकता जितना कि न्यूली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म होता है। और ये आपके डेली लाइफ में भी काम करने वाला फिनोमिना है। ठीक है, सो आपने ये देखा कि इट इज़ अ इवोल्यूशन। ये क्या है? इवोल्यूशन है कि लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से हम हाई डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं। will make the protoplasmic level of organization से सेलुलर लेवल, सेलुलर से टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल में टिश्यू एग्रीगेट होते हैं और वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल इज व्हाट? फ्लैटवर्म, जिन्हें हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के नाम से जानते हैं। लुक एट दिस फ्लैटवर्म, इजंट इट ग्रेट? ठीक, इट इज अ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, सो यहाँ पर वही लिखा है, और इनकी बॉडी में एक से ज्यादा टिश्यूज होते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गन होते हैं वो एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो जितने भी आपके बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं वो सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थ्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, या मैं कहूँ एस्केहेल्मिन्थ्स से लेकर कॉर्डेटा तक में सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और हर ऑर्गन सिस्टम का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन होगा? डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होगा? रेस्पिरेशन। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होगा? एक्सक्रीशन। सो हर जो आपका सिस्टम होता है उसका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, सो लुक एट दिस, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने लगाए हैं दे ऑल आर कॉर्डेट्स, और इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलो
अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक मैंने जो ये इमेज लगाई है, ठीक है, ये क्लियर हो रही हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब तक आपके पास विजुअल नहीं है, ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, इतना फेंक दीजिए किसी के मुंह में, लिखे हुए की कोई कदर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप उसका इमेज नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका जो है तो एटम। एटम से जब मिले तो इन्होंने बनाया मॉलिक्यूल विच इज द डीएनए आरएनए। उसके बाद जो है दे विल मेक द सेल, सेल विल एग्रीगेट एंड दे विल मेक द टिश्यू, टिश्यू विल एग्रीगेट एंड दे विल मेक द ऑर्गन, एंड ऑर्गन विल एग्रीगेट एंड दे विल मेक द ऑर्गन सिस्टम। आई बात समझ में? नाउ तो अब मैं आपको बता रही हूं कि ये हो गया अपना ऑर्गन, मतलब बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मान सकते हैं? मैडम हाँ मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम क्लासिफिकेशन का बेसिस माने तो क्या लगता है तुम्हें कि सबके पास एक ही प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? नो नो नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई बात समझ में? एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई बात समझ में? ठीक है। सो एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डन। अगर आपके पास, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास डाइजेशन के लिए, ठीक है, दोनों ओपनिंग नहीं है, सपोज दैट कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, माउथ है, पर आपके पास एनस नहीं है, इट मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि स्पंजेस के पास, सीलेंट्रेटा के पास, पॉरीफेरा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो नहीं होता, बिकॉज दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर जिनके पास भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देयर आर सम ऑफ द एक्सेप्शन, उनके पास जनरली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जिनमें नहीं होता और फिर भी वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो होते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। मतलब इनके पास माउथ तो होता है बच्चों, पर एनस नहीं होता। आई बात समझ में? सो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मोड होते हैं, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें माउथ तो होता है पर एनस नहीं होता। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म्स, ठीक है, या इन्हीं को आप प्लेटेहेल्मिन्थ्स भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका माउथ भी होता है और इसमें आपका एनस भी होता है। आई बात समझ में? इसमें माउथ भी होता है और इसमें एनस भी होता है, ठीक है। किसमें किसमें होता है? अरे भैया, कॉर्डेटा में होता है, ठीक है, एस्केल्मिन्थ्स में होता है, एनेलिडा में होता है, मोलस्का में होता है। या मैं कहूं कि सीधा सीधा आपके एस्केल्मिन्थ्स के बाद, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जैसे कुछ गाइनोडर्मेटास, ठीक है, और वैसे इनमें एस्केल्मिन्थ्स के बाद सब में ही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। पर अगर मैं बात करूं किसकी, डाइजेशन की बात, ठीक है, अगर मैं बात करूं डाइजेशन की बात, तो डाइजेशन भी बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है। वन इज द इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है, और एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। एक होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कौन सा होता है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन प्यारे बच्चों जो होता है विद इन द सेल। भाई, कोशिका के अंदर होने वाला पाचन कौन सा कहलाता है? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रा मतलब अंदर, सेल्यूलर मतलब सेल के, तो इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। कहां होता है?
आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो सेल के बाहर हो वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के अंदर हो वो होता है इंट्रा सेलुलर। अब जब भी मैं पढ़ाती हूं तो मैं पूछती हूँ बच्चों से कि बताओ इंट्रा सेलुलर किस में होगा, तो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग में होगा। नो नो नो, इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि जो आपका खाना है वो सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट हो, और तुम्हारा भी खाना, इवन ह्यूमन बीइंग का भी खाना सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होता, वो एक कैविटी में डाइजेस्ट होता है। सेल तो उनके लिए जूसेस निकालती हैं डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे स्टमक की बात करूं, खाना पच के जो है स्टमक में आया, स्टमक की कैविटी में रहा, स्टमक ने बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकाले। उन गैस्ट्रिक जूस कहां से निकल रहा है? गैस्ट्रिक जूस स्टमक में पाई जाने वाली सेल्स की वजह से निकल रहा है, और ये गैस्ट्रिक जूस खाने को अच्छे से चर्न करने का काम करती हैं। पर अल्टीमेटली डाइजेशन कहां हुआ? अल्टीमेटली डाइजेशन स्टमक की कैविटी में हुआ। आई बात समझ में? तो ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। पर अगर मैं बात करूं अमीबा की, अच्छा तुम लोगों को याद है कभी कि अमीबा का मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया होगा? अरे पढ़ाया, याद नहीं है आप लोगों को? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जो जनरली सेल के अंदर हो। जैसे बेचारी अमीबा है, ठीक है, अमीबा सेल है। अब अभी अपने थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले ही पढ़ा था ना कि भैया ऐसा है कि जो अमीबा बॉडी होगी वो अमीबा बॉडी एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है। सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो सारा काम अकेले ही करती है। तो डाइजेशन भी करना है तो बेचारी क्या करेगी? वो अपने स्यूडोपोडिया, जो उनके पैर होते हैं, सो कॉल्ड पैर होते हैं, उनसे वो खाने को ट्रैप करेगी। ट्रैप करने के बाद उसे अंदर लेगी। अंदर लेने के बाद व्हाट दे हैव फॉर द डाइजेशन? दे हैव फूड वैक्यूल, ठीक है। इनके पास क्या होता है? फूड वैक्यूल। फूड वी लिख दे रही हूं मैं। इनके पास फूड वैक्यूल होता है जिसमें खाना भर जाता है और इसी के अंदर डाइजेशन होता है, सीधी बात। तो खाना कहाँ गया? सेल के अंदर गया। तो जब खाना सेल के अंदर जाता है तो इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और हम जब खाना कैविटी वगैरह में डाइजेस्ट हो जैसे हम लोग, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब अगर बात करें डाइजेशन मेथड्स की, ठीक है, किसकी बात करें भाई साहब? डाइजेशन मेथड ऑफ डाइजेशन की, ठीक है। इधर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात ही कर रहे हो तो मेथड भी बात कर लो थोड़ा सा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्यारे बच्चों, ठीक है। नंबर 1 इज द pinocytosis. Number 1 is the pinocytosis and number 2 is the phagocytosis, ठीक है। Number 1 is the pinocytosis and number 2 is the phagocytosis. जब आप किसी सेल के मटेरियल को ड्रिंक करते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि कोई सेल है, सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म आप लेते हैं, तो इट इज द पिनोसाइटोसिस। इट इज व्हाट? पिनोसाइटोसिस। आई बात समझ में? ठीक है। तो और जब आप पूरी पूरी सेल को ही खा जाते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। आई बात समझ में? सो जब आप किसी सेल के मटेरियल को ड्रिंक कर रहे हैं या किसी सेल का सिर्फ साइटोप्लाज्म ले रहे हैं, इट इज द पीनो। पीनो मतलब ड्रिंक करना, पीना पीना, ठीक है, इट इज पिनोसाइटोसिस। जब आप किसी सेल को पूरा पूरा खा जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब तो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस समझ में आया आपको? तो फैगोसाइटोसिस जो होता है उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? फैगोसाइटोसिस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका फूड वैक्यूल और आपका लाइसोसोम, ठीक है। जब खाना अंदर आता है, ये चीज मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तब मैंने थोड़ा बहुत में भी आपको बताया होगा कि जब अमीबा के सेल के अंदर खाना आता है तो वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, क्योंकि वो पूरी पूरी सेल को खा लेती है, ठीक है। पर अगर वो सिर्फ सेल से क्या ले, सिर्फ साइटोप्लाज्म ले, बाकी सब छोड़ दे, तो इट इज द पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में जब खाना अंदर आता है तो सबसे पहले वो कहाँ आता है? फूड वैक्यूल में आता है। फूड वैक्यूल में आता है, खाना भर गया है, अब फूड वैक्यूल से क्या फ्यूज हो जाएगी? फूड वैक्यूल से लाइसोसोम फ्यूज हो जाएंगे। लाइसोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखें, फूड वैक्यूल से लाइसोसोम ज्वाइन हो जाता है और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल में छोड़ देता है। सारे एंजाइम्स फूड वैक्यूल में भरे हुए खाने को अच्छे से चर्न कर देते हैं और फिर फूड वैक्यूल खाने को पूरे बॉडी को, मतलब पूरी सेल को देता है। सेल उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और जो नहीं चाहिए उसे बाहर कर देती है। तो इट इज व्हाट? फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जब आप सेल को ड्रिंक करते हैं। आई बात समझ में? तो
अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ फेगोसाइटोसिस, ठीक है। नाउ अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको शायद इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का डाइजेशन का नहीं बताया एग्जाम्पल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एग्जाम्पल तो बेस्ट है जो है आपके जितने भी कॉर्डेटा होते हैं। इंट्रा सेलुलर का क्या है, प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है। आई बात समझ में? इवन टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा दोनों प्रकार का डाइजेशन शो करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। सो एग्जाम्पल मुझे बताइए क्या क्या है, याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में। इंटरसेलुलर डाइजेशन किस में होता है? प्रोटोजोआ में, पॉरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में। दोनों किस में होते हैं? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, अरे भैया हम लोग। सो this is the classification on the basis of their digestive system. आई बात समझ में? So what we have learned in this class, we have learned classification on the basis of level of organization and the basis of digestive system, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे वर्ड टू वर्ड आपके दिमाग में गए होंगे। मुझे आपके लिए जितना भी करना पड़े वो मैं सब करूँगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मे बी अफोर्ड ना कर सके, पर अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो बिना पैसे के भी आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे लोग पढ़ाने के लिए 2-2, 4-4, 5-5, 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सो टेंशन मुझे दे दो, सिलेक्शन मैं तुम्हारा डेफिनेटली करवाऊंगी, टेंशन छोड़ दो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जब तक मैं हूं ना तो मेरा कोई कुछ कर सकता है और तुम्हारा तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हें देना है। थैंक यू सो मच।